Bismillahirrahmanirrahim. Next lecture is about the aspirin that is called acetyl salicylic acid. ये इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री ये है कि जब इसको डिस्कवर किया गया तो ये सबसे पहले ग्रीक फिलासफर के दौर में जो थे वो इसको यूज़ करते थे। हर्बल एक प्लांट था जिसका नाम था सैलिसिन, जो कि एक वैलो बार्क प्लांट है। इसकी डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी बार्क जो है ना, इसकी बार्क से इस प्लांट की बार्क को पानी में बॉयल करके एक्सट्रैक्ट करते थे, उसमें सैलिसिन कंपाउंड था। और ये हिप्पोक्रेट्स ग्रीक फिलोसोफर जिसमें अरस्तु हो गया, उस दौर से ये चला आ रहा था। बॉडी में पेन हो, एचेज हो तो उसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सैलिसिन जब मेटाबॉलाइज होता था बॉडी में तो ये अंदर जाके सैलिसिलिक एसिड बनता था। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी देता था। इसमें वार्म, सूजन या स्वेलिंग या पेन, तो ये चलता रहा काफ़ी। लेकिन इसका ये एक साइड इफ़ेक्ट था कि सैलिसिलिन जो कंपाउंड है बॉडी में स्टमक को वहाँ ब्लीडिंग करता था, स्टमक पेन करता था। तो काफ़ी अर्सा चलता रहा। लेकिन जब ये सदियों चलने के बाद फर्स्ट टाइम 1897 में हॉफमैन ने अपनी लैब में, जो कि बायर कंपनी की लैब, एजी सिंथेसाइज्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, अब उन्होंने इस सैलिसिलिक एसिड को चेंज करके थोड़ा सा इसके साथ ग्रुप लगा दिया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम सैलिसिन ड्राइव फ्रॉम मीडोस्वीट, जो कि सैलिसिन कंपाउंड इस जड़ी बूटी से हासिल हुआ, उसको उन्होंने एसिटाइलेशन की तो वहाँ से उसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बना दिया, यानी कि एस्पिरिन का फर्म बना दिया। अब 1919 में कुछ 20-25 साल बाद बायर एजी लॉस्ट एस्पिरिन एज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन यूएस में, और यूके, फ्रांस, रशिया में इसको रजिस्टर्ड कर लिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई, लेकिन ये मेडिसिन एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पेन, एंटी लीव के तौर पे स्टार्ट हुई। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये हार्ट के लिए कार्डियोवैस्कुलर या खून पतला करने वाली दवाई है। लेकिन आज इसका जो मॉडर्न जो फार्माकोपी है, या आज इसका जो यूज़ है 100 ईयर्स के बाद, इसका जो प्राइमरी यूज़ वो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, लेकिन इसका मेन यूज़ है इसका हार्ट पेशेंट को। तो एस्पिरिन की लो डोज भी किसी हार्ट पेशेंट के लिए हार्ट कार्डियक अरेस्ट या उसको फेलियर या उसको पैरालाइज्ड या खून पतला रखती है, उसको बचा सकती है। इसका कौन सा इफ़ेक्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी और कौन सा इसका इफ़ेक्ट है हार्ट के लिए बेहतर है, आगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो आगे इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसकी थी हिस्ट्री देखी, स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसको कैसे सिंथेसाइज करते हैं, इसका बॉडी में एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये देखें एसिटाइल ग्रुप है साइड पे, आर्थो पे, और ये सैलिसिलिक एसिड है। यहाँ पे अगर OH होता तो सैलिसिलिक एसिड होता। अब इसका ये उसका एक किस्म का एस्टर बना हुआ, ये रिएक्शन हो गया थ्रू दी एस्टेरिफिकेशन थ्रू से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको 3D मॉडल में। तो यहाँ पे ये OH है, ये कार्बोनाइल है, और यहाँ पे देखें O है, और ये वाला साथ एसिटाइल ग्रुप है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। Acetyl salicylic acid slowly decomposes by hydrolysis into acetic acid and salicylic acid in the aqueous medium। पानी के अंदर जाके ये वाटर के अंदर एक्वस मीडियम में ये वो हाइड्रोलाइज कर लेती है सैलिसिलिक एसिड में और एसिटिक एसिड में। सिंथेसिस इसकी बड़ी सिंपल है। सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन जो है वो एस्टेरिफिकेशन है, लेकिन इसमें ये वाला जो केमिकल है एसिटिक एनहाइड्राइड, इस पे थोड़ा सा बैन है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये बहुत सी ड्रग्स में, जैसे हीरोइन की ड्रग है उसके अंदर यूज़ होता है। मॉर्फिन को एसिटिक एनहाइड्राइड पे रिएक्ट करते हैं तो हीरोइन बन जाती है। इस पे एक इंटरनेशनली बैन है, इसकी परमिशन नहीं पड़ती है कुछ क्वांटिटी की इस रिएक्शन के लिए। पाकिस्तान के अंदर ये अवेलेबल नहीं है एसिटिक एनहाइड्राइड इस वक्त। मे बी पुलिस के थ्रू या लीगल मिनिस्ट्री के थ्रू इसको हम परचेज कर सकते हैं। तो ये इस सबसे पहले अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एस्टर बनाना हो, एस्टरिफिकेशन ट्रैक करनी हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू है। ये बेस्ट रिएजेंट है।
तो ये सैलिसिलिक एसिड का ये OH इसमें एसिटाइल ग्रुप देता है, तो ये बन जाता है डायरेक्ट एसिटाइल सैलिसिलिक। इसमें फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के चंद ड्रॉप्स इसमें एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आगे इसका मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस का आगे इसका मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म है कि ये एसिटिलेशन कैसे होती है। ये देखें, एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोटॉन लेता है कैटलिस्ट, तो इसका ये कार्बोनाइल यहाँ पे कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। अब ये कार्बोकेटाइन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इसके पास जो सैलिसिलिक एसिड का जो हाइड्रॉक्सिल है, इसके पास फ्री लोन इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनाइल पे अटैक कर देता है और यहाँ से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। दोबारा देखें, ये प्रोटॉन की कैटलिस्ट था, अपने आप को रिमूव करेगा और ये सैलिसिलिक एसिड यहाँ से रिकवर हो गया। अब हम इसका आते हैं यूजेस, इस्तेमाल मैकेनिज्म इसका आगे है। तो ये ड्रग की क्लास होती है NSAID कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिनके स्टीरॉयड के अलावा दो क्लासेस हैं ड्रग की, एक स्टीरॉयड है और एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिन्हें NSAID कहते हैं। तो ये एक पहली ड्रग है, एस्पिरिन इज ए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। स्टीरॉयड्स होते हैं लाइफ सेविंग, वो आखिरी स्टेज पे बहुत सीवियर कंडीशन हो तो उस वक्त देते हैं। उससे पहले माइल्ड कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में NSAID ड्रग्स चलती है, जैसे बरोफीन है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके अंदर मेफिनामिक एसिड है, और ये वाला इसके अंदर एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। एस्पिरिन इज यूज प्राइमरी टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इसका जो इस्तेमाल था उस वक्त जो इन्होंने करते थे यूनान वाले या बाद में 19th सेंचुरी में, तो पता नहीं था कि ये हार्ट के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होगी। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्पिरिन इज यूज प्राइमरली टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, टू एलिविएट फीवर्स एंड टू एलिविएट एंड माइल्ड एचेस एंड पेन, फीवर को और कुछ पेन एचेस को कंट्रोल करती है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सर्जरी पेन, इबुप्रोफेन हैज बीन शोन टू बी मोर इफेक्टिव दैन एस्पिरिन। कहते हैं जब सर्जरी से पहले पेन हो, सर्जरी से पहले एस्पिरिन रोक देते हैं अगर किसी की सर्जरी करनी हो, क्योंकि ये अगर एस्पिरिन लेंगे तो खून पतला हो जाएगा, सर्जरी के बाद उसकी ब्लीडिंग इतनी जाएगी कि उसको फिर ब्लड लगाना पड़ेगा, तो इसलिए वो उसको कंट्रोल करने के लिए सर्जरी से कुछ अर्सा पहले इसको छोड़ देते हैं। एस्पिरिन इज द प्राइमरी ड्रग यूज टू ट्रीट माइग्रेन्स जो पेन होता है नर्व का, हेड का, उसके लिए भी इसकी ट्रीटमेंट बहुत है, क्योंकि खून के क्लॉट नहीं बनने देती है। एस्पिरिन टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इन लो डोजेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक और हार्ट अटैक को भी बचाता है। Additionally, low doses of aspirin taken over a long period of time have recently been shown to dramatically reduce the mortality rate in the cancer patient. कैंसर पेशेंट के लिए भी इसका बड़ा इफेक्टिव है अगर लो डोज लेंगे लॉन्ग टाइम के लिए इसका। अब इसका है कि ये बॉडी में जाकर कैसे वर्क करती है। देखें, दरअसल होता है कि हमारी बॉडी में ये देखें, जो चीज़ पहले मैं समझो इंजाइम है हमारी बॉडी में, इंजाइम हमारी बॉडी एक जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, रिएक्शंस हैं, बॉडी के सेल के रिएक्शन, नॉर्मल बॉडी फंक्शन है। अगर कुछ उस फंक्शन में डिसफंक्शनलिटी आ जाए, अबनॉर्मलिटी आ जाए, या फंक्शन का जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि मेटाबॉलिज्म के पाथवे का डिसऑर्डर आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ एंजाइम बॉडी एक्सक्रीट करती है, ओवर एक्सेस करती है, जो हमें चाहिए या एक्सेस हो जाती है। ओवर एक्सेस जब हो जाती है तो फिर बॉडी का सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। अब हमारा टारगेट क्या होता है कि हमारा टारगेट होता है कि उस एंजाइम को जो ओवर एक्सेस हो रहा है या एंजाइम क्रिएट हो रहा है उसको इनिबिट करना। उसको ख़त्म नहीं कर सकते हम, उसको हम जस्ट इनिबिटर होते हैं। जैसे उसको एक 12 घंटे के लिए 24 घंटे की उसकी अमाउंट कंसंट्रेशन को हम उसको या उसके एक्शन को हम ब्लॉक कर सकते हैं, उसे कहते हैं इनिबिटर कहते हैं। ये वाली दो एंजाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक COX-1 COX-2, COX COX से मुराद साइक्लोऑक्सीजिनेस और दूसरा है साइक्लोऑक्सीजिनेस 2। दोनों का एक इन्फ्लेमेशन के तौर पे, जब एक COX बढ़ता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जब दूसरा बढ़ता है एंजाइम, उस एंजाइम की ओवर कंसंट्रेशन से बॉडी के अंदर TG, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्साइन ये बढ़ जाते हैं बॉडी में। ये जब बढ़ते हैं तो खून हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है।
तो ये वाली एस्प्रिन जाके उस साइक्लोऑक्सीजनेज को कंट्रोल करती है, जिससे हमारा खून गाढ़ापन खत्म होता है और खून इससे पतला हो जाता है। तो एस्प्रिन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीविंग, फॉर लिविंग एंड एंटी कोआगुलेटिंग, यानी कि खून को जमने से बचाती है। अराइज फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू डिक्रीज द बॉडी प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सोन को कंट्रोल करती है। तो ये मेन इसका फंक्शन है। अनलाइक अदर एनसाइड्स, जो दूसरे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं सच एज ब्रोफीन, एस्प्रिन इज इनएक्टिवेशन ऑफ द साइक्लोऑक्सीजनेज इन इरिवर्सिबल। ब्रोफीन जो है वो साइक्लोऑक्सीजन को नहीं करती कंट्रोल, जबकि एस्प्रिन करती है। ये उसका एक एक्स्ट्रा है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे हार्मोन्स हैं दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पेन रिस्पॉन्सेज एंड काजिंग फीवर्स एंड काजिंग इन्फ्लेमेशन करते हैं, पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन। थ्रोम्बोक्सिन्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग ब्लड टू कोआगुलेट। जब जैसे फर्ज किया हमारा बॉडी चोट आ जाती है, गिर जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो कुछ देर बाद खुद बहुत खून जमना शुरू हो जाता है, तो ये थ्रोम्बोक्सिन का है। लेकिन अगर ये ओवर एक्सीड हो जाए, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ओवर एक्सीड हो जाए, तो फिर हमारा खून इतना जम जाता है कि उससे हमारी ब्लड वेसल्स या अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, या स्ट्रोक का। इनिबिशन, तो उसको रोकना लाजमी है। इनिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन बाय लो डोज ऑफ एस्प्रिन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं इसका जो फैमिली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन, इसमें इसके दो बॉडी, इसके जो स्ट्रक्चर के दो पार्ट, एक एसिलेशन वाला पार्ट है, वो रोकता है COX साइक्लोऑक्सीजन 1 को। जो एसिलेशन पार्ट रोकता है, तो उसके रोकने से एंटी प्लेटलेट्स इफेक्ट हो जाता है, यानी कि इससे खून नहीं जमता, खून पतला रहता है। दूसरा उसका जो एसिटाइल सैलिसिलिक में जो उसका सैलिसिलेशन जो है पार्ट है, जो ड्रग का दूसरा मेन पार्ट है, वो इनिबिशन करता है, स्टॉप करता है COX2 को। उसके रोकने से क्या होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी प्रोलिफरेटिव और एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट नहीं होता। तो ये वाले दो एंजाइम को डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स उसको इनिबिशन कर रहे हैं। दिस इज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द एस्प्रिन। एस्प्रिन आपने लर्न किया, आज देखा कि सो सिंपल है, इसकी सिंथेसिस सिंपल है और इसकी इतना खर्चा भी नहीं है, इसीलिए ये बहुत चीप है। और ये एक OTC ड्रग है, यानी कि ओवर द काउंटर, यानी कि बगैर किसी फिजिशियन के प्रेस्क्रिप्शन के इजी अवेलेबल है पूरी वर्ल्ड के अंदर। मोस्ट रिकमेंडेड ड्रग्स है, और एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए, एंटी फीवर के लिए, एंटी पैरेटिक के लिए, एंटी एचएस के लिए, पेन के लिए, और एंटी प्लेटलेट्स और एंटी थ्रोम्बोक्सिन के लिए, जो खून को पतला करती है, ये एस्प्रिन। तो एस्प्रिन के आजकल जो मार्केट में जो हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है, उसका लेटेस्ट जो है वो अस्कार्ड है, कोटेड फॉर्म में होती है अस्कार्ड। याद रखें, अस्कार्ड एक ऐसी गोली है जो 40 साल के बाद अक्सर लोगों को देते हैं, क्योंकि 40 साल के बाद हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा सेडेटिव है कि हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो 40 ईयर्स के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो, BP का या फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट की, तो थोड़ा सा बॉडी पेन है, तो डॉक्टर आम जो फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो प्रेस्क्राइब में लिखते हैं अस्कार्ड गोली। 1 टैबलेट्स अस्कार्ड हर बंदे को तकरीबन 40 ईयर्स के बाद खानी चाहिए, क्योंकि खून को एक पता रखती है, खून से इसका बैलेंस रहता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।